मैं सिर्फ 2-3 मिनट में बताना चाहता हूं आपको कि हमारे इस एजेंडे में ये जो आजादी बचाओ आंदोलन का एजेंडा है उसमें बहुत महत्वपूर्ण एक ये काम है कि जो बार बार मैं मेरे व्याख्यान में कहता हूं कि करीब 34,000 कानून है, 33,735 कानून है जो अंग्रेजों के समय के हैं। उसमें ये टैक्स के कानून हैं, उसमें कुछ नए आने वाले हैं। ये जो वैट की बात चलती है तो ये कानून को तो हटाना ही पड़ेगा। बिना हटाए तो आजादी नहीं आएगी, स्वराज्य भी नहीं आएगा। बस प्रश्न अपने साथ है जो बेलजी भाई ने कह दिया, जो मैं नहीं कहता आपसे, वो यही है कि आप जब ये कानून हटाने की लड़ाई लड़ेंगे तो आपकी ताकत जो है सरकार की ताकत के बराबर यदि है तो लड़ाई आपकी हो सकती है, और अगर आपकी ताकत कुछ कम है तो सरकार आपको क्रैश कर देगी। क्योंकि ये जो स्टेट होता है ना, ये बहुत निर्मम होता है। राज्य व्यवस्था होती है ना, बहुत निर्मम होती है। उनके यहाँ दया नहीं होती, प्रेम नहीं होता, कोई ममता नहीं होती, कोई मोह नहीं होता। वो एक ही बात जानते हैं, वो क्रैश करना जानते हैं। क्योंकि अंग्रेजियत से उन्होंने वही सीखा है। अंग्रेज भी यही करते थे। जब तक अंग्रेजों की ताकत आपकी ताकत से ज्यादा रही, उन्होंने क्रैश ही किया। और उस क्रशिंग में माने उन्होंने जब बुरी तरह से अत्याचार किया तो 51 लाख हिंदुस्तानी उसमें मारे गए। तो अब वो दौर था जब लोगों में खून था, उबाल था, जुनून था। गांधी जी जैसे तपस्वी लोग थे जो ऊर्जा भरने वाले थे, तब 50 लाख लोग मारे गए। अभी अगर हम ये करेंगे तो इतने तो मारे जाएंगे, ये तो आप जान लीजिए। 1 करोड़ भी मारे जा सकते हैं, क्योंकि अमलदारशाही और राजनीतिक पार्टियां दोनों एक साथ होंगे। आपके खिलाफ इस लड़ाई में दुश्मन कौन होगा? विदेशी कंपनियां, वो तो ज्यादा बड़ी ताकत नहीं है, मैं आपको बता दूं। उससे बड़ी ताकत ये नौकरशाही की है और उससे बड़ी ताकत ये राजनीतिक पार्टी। तो राजनीतिक पार्टी, विदेशी कंपनियां और नौकरशाही, ये तीनों आपके खिलाफ होंगे। ये तीनों एक साथ हो जाएंगे क्योंकि तीनों के हित एक जैसे हैं। अमलदारशाही है, वो राजनीतिक पार्टियों का हित पूरा करती है, राजनीतिक पार्टियां विदेशी कंपनियों का हित पूरा करती है, विदेशी कंपनियां अमलदारशाही को घूस देके अपने कंट्रोल में रखती है। ये एक पूरा उनका बना हुआ एक तंत्र है। तो ये तंत्र पूरा आपके खिलाफ है। तो अगर आपकी ताकत उस तंत्र से कुछ कम है तो वो पूरा क्रश कर देगा। और अगर आपकी ताकत उनसे लगभग 19-20 की है तो आप भी विजयी हो सकते हैं उसमें। अगर 19-20 की ताकत है तब तो लड़ाई में कूद जाना ठीक है, लेकिन अगर 1 और 20 का रेशियो है तो लड़ाई के लिए तैयारी करना ज्यादा उचित है। तो ये लड़ाई हमारी एजेंडे में है, प्रायोरिटी में है। बस समय का फेर है, माने आज करते हैं या 2 साल बाद करते हैं या 3 साल बाद करते हैं। अभी मैं आपको एक जो जमीनी सच्चाई है वो बता दूं तो हम ये लोग मन में बना। जमीनी सच्चाई ये है कि पिछले 1996-97 से कहना चाहिए, 1997-98 से मैं इलाहाबाद छोड़कर इधर घूमने लगा, पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में। तो ये दक्षिण और पश्चिम भारत में घूमते घूमते लगभग 5-1 साल मान लेना चाहिए। जून 1997 से घूमना शुरू किया तो 5-1 साल में ये 100 लोग मैं देखता हूं जो आंदोलन को चलाने की क्षमता वाले मुझे लगते हैं। अभी हमारे समर्थक लाखों में हैं, सहयोगी भी हो सकते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे देश में बहुत अधिक नहीं है। संचालन समितियां जो चलाने वाले लोग हैं वो बहुत अधिक नहीं है। उनकी ताकत तो इतनी भी अभी नहीं है कि एक जिले की सरकार से लड़ाई कर सके। ये तो केंद्र की सरकार और पूरी उसके साथ नौकरशाही और पूरा राजनीतिक तंत्र है। अपने कार्यकर्ताओं की ताकत का अंदाजा मुझे है, क्योंकि उनकी खामियों का, उनकी खूबियों का भी अंदाजा मुझे है। तो चूंकि ये अंदाजा है तो इसलिए मेरे मन में अब कोई दुविधा नहीं है। मेरे मन में बस प्रायोरिटी है, वही प्रश्न है कि जब हमारी अपनी ताकत अभी एक जिले की सरकार से लड़ने की नहीं है तो पूरे एस्टेब्लिश्ड ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ लड़ना, राजनीतिक तंत्र और विदेशी कंपनियों के खिलाफ लड़ना अभी शायद मुश्किल होगा। लेकिन हम 1-2 साल में कुछ ऐसा प्रयास करें कि ताकत थोड़ी बढ़ जाए हमारी, तो शायद हम वो जरूर सोच सकते हैं। अब ये प्रश्न है, मेरा ऐसा दूसरे तरह का मानना है कि इस तरह के प्रश्न तब उठाने चाहिए जब ताकत बढ़ जाए।
बस इतनी सी बात है, इसमें असहमति कहीं नहीं है। जो 34,000 कानून है वो सब गलत है, स्वराज्य नहीं है, आजादी नहीं है, वो सब बात सही है, असहमति नहीं। बस प्रश्न यही है, उनको ऐसा लगता है कि हम ये प्रश्न उठाएं तो ताकत बढ़ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि पहले ताकत बढ़ जाए तो ये प्रश्न उठाएं। और गांधी जी के बारे में जब हम कहते हैं तो गांधी जी के बारे में एक बात और सोच लाने चाहिए, बात कहते हुए तय करना चाहिए कि जब वो 1915 में आए यहां पर, 1914-15 में, तब से वो घूम रहे हैं पूरे देश में और 1930 में जाके नमक सत्याग्रह कर पाए। 15 साल लग गया उनको। 15 साल में उनके साथ नमक सत्याग्रह में जाने वाले 72 या 75 कार्यकर्ता, 78। तो 15 साल के लगातार भारत भ्रमण के बाद 78 कार्यकर्ता उनके साथ निकलने वाले थे। और हम लोगों को कितना समय लगेगा? हम में जबकि गांधी जी जैसी तपस्या नहीं है, उतनी तेजस्विता भी नहीं। हाँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि गांधी जी को एक तकलीफ थी जिसकी हमें सुविधा है कि उनका जो मूवमेंट था वो फास्ट नहीं हो सकता था, क्योंकि पैदल जाना या बैलगाड़ी से जाना। हमारा मूवमेंट थोड़ा फास्ट हो सकता है। तो आप सब यदि थोड़ा इसको तेज करें, अभी तेज कैसे करना? तेज उसको ऐसे करना कि ये काम हमें करना है। ये तो पक्का है कि 34,000 कानून इस देश के रद्द कराने हैं, बदलवाने हैं, संविधान भी बदलवाना है। वो अपना जो घोषणा पत्र है उसमें बिल्कुल स्पष्ट है। अब प्रश्न है कि इसको करना है तीव्रता के साथ। तो मेरा 1-2 सुझाव है, आप अगर मान लें सब लोग तो ये जल्दी हो सकता है। वो सुझाव ये है कि ये जो कानून बने हैं, इन कानूनों की हम पूरे देश के स्तर पर छोटी छोटी लिस्टिंग करें। ये लिस्टिंग कुछ ऐसी, जैसे उन्होंने 3-4 कानूनों का उदाहरण दिया ना, ऐसे और भी आप जानते होंगे 10 कानून होंगे, 50 होंगे लोकल लेवल पे। उनकी एक सूची बनाएं, वो सूची लोगों के पास जाए। लोग हैरान परेशान होते हैं, लेकिन उसका कंबाइंड इफेक्ट नहीं है उनके ऊपर। किसी एक कानून से होते हैं, कोई 2 से होता है, कोई 5 से होता है। एक साथ यदि उनको ये समझा सके कि देखो ये 25,000 है या 30,000 है या 5,000 है या 500 है या 50 है, तो उनके मन में थोड़ी ताकत ज्यादा होगी विरोध करने की। एक दूसरा, हम ये बात को लेके हिंदुस्तान के सभी संगठन के पास जाएं, जितने भी व्यापारिक संगठन हैं, जितने भी तकनीकी संगठन हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, सांस्कृतिक संगठन हैं, उनके पास इस बात को लेके जाएं। और जैसे जैसे आप इस बात को लेके जाएंगे, उनकी सहानुभूति हमारे साथ हो सकती है। देखिए, आंदोलन में, संगठन में कार्यकर्ता बहुत ज्यादा हो, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके प्रति सद्भावना सबसे ज्यादा हो, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि हमारे पास 100-150 कार्यकर्ता हैं या 500 हैं या 15,000 हैं। मुझे चिंता इस बात की है कि हमारे लिए सद्भावना है क्या सबके मन में। भले हम लड़ने वाले 100 हैं, हम जेल में जाने वाले 100 हैं या 500 हैं या 15,000 हैं, वो महत्व का नहीं। उससे ज्यादा महत्व का ये है कि हमारे प्रति सद्भावना रखने वाले 5 करोड़ हैं क्या, 10 करोड़ हैं क्या, 15 करोड़ हैं क्या, 20 करोड़। मान लो कल को हम जेल में जाके बैठ गए, तो वो 5 करोड़ इतना हल्ला कर दें इस पूरे देश में कि सरकार की नाक में दम हो जाए। वो तभी होगा जब आपके प्रति उनके मन में कोई सद्भावना है। तो हमें करना क्या है? ये लड़ाई बहुत मुश्किल है, कठिन है, आप इसको समझ लीजिए। ये लड़ाई अंग्रेजों की लड़ाई से ज्यादा मुश्किल है, गांधी जी की लड़ाई से भी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि गांधी जी को लड़ना था बाहर वाले दूसरे दुश्मन से, आपको लड़ना है अपने ही भाई से। जो आपका ही भाई है, आईसीएस ऑफिसर होके सरकार में अंडर सेक्रेटरी बन के बैठा, उसके साथ आपका संघर्ष है। आपका ही अपने बीच का आदमी है, प्राइम मिनिस्टर बनकर बैठा, उसके साथ आपका संघर्ष है। बाहर वाला जो दुश्मन होता है ना, वो दिखाई देता है सबको। अंदर का आदमी होता है ना, उतना दुश्मन नहीं लगता। अगर लगता होता तो 56 साल में इस देश में आंदोलन इतना बड़ा हो जाता, जो आजादी के आंदोलन से भी बड़ा होता। अभी अंदर देश के लोगों को क्या लग रहा है, देश के अंदर जो मानस में करंट है वो ये है, भाई ये सरकार खराब थी, अब एक नई सरकार लाके देखो। वो खराब थी, अब इसको लाके देखो। ये चिमन भाई पटेल खराब था तो मोदी को लाके देखो। मोदी खराब है तो केशु भाई को लाके देखो। केशु भाई खराब है तो किसी और को लाके देखो। वो खराब है तो अटल बिहारी को लाके। ये मानस है, ये हम में से बहुत लोगों का भी है। ये मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं तो इंक्लूडेड हम सब हैं, हम सभी हैं।
मेरे जैसे हिंदुस्तान में बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने आज तक किसी को वोट नहीं दिया। मैंने मेरे वोटर राइट का आज तक इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैं मानता नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी या सोनिया गांधी दोनों में से कोई अच्छा है। वो अच्छा इसलिए नहीं हो सकता कि जो सिस्टम चलाने के लिए वो जाने वाला वो सिस्टम ही खराब है। अब अटल बिहारी वाजपेयी कितना भी अच्छा और गुणी आदमी हो, लेकिन सिस्टम जिसको वो चला रहा है वो तो इतना ही खराब है जितना वो अंग्रेजों के जमाने में इरविन चलाता था। जब इरविन ने चलाया वही अटल बिहारी वाजपेयी चलाते हैं, वही सिस्टम सोनिया गांधी चलाएगी और वही सिस्टम आप में से कोई जाएगा तो चलाएगा। जब सिस्टम खराब है तो अच्छे आदमी का कोई मतलब नहीं है वहां जाने का। तो लड़ाई तो ये है। अब हमें जो करना है वो ये कि ज्यादा लोगों के मन में हमारे लिए सद्भावना बन जाए। सद्भावना से मतलब क्या होता है? सद्भावना दो काम के, एक तो ये कि कोई हमारा भले साथ में ना आए लड़ाई के लिए, लेकिन रास्ते में रुकावट पैदा ना करे। सद्भावना उसके लिए जरूरी होती है। हम ये अपेक्षा नहीं करते कि शहर वाले हमारी लड़ाई में हमारे साथ आएंगे या ये 4-5 करोड़ लोग हैं वो हमारी लड़ाई में हमारे साथ आएंगे, ये अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा सिर्फ इतनी है कि वो हमारे साथ ना आए, लेकिन जो लड़ाई हमने शुरू की है उसमें रुकावट पैदा ना करें, नहीं तो दुश्मन कई हो जाएंगे और कई फ्रंट पे आपको लड़ना पड़ेगा। एक फ्रंट तो पूरा ऑर्गेनाइज है ही, उससे भी बड़ा आपके ही बीच में से कई लोग निकलेंगे जो कहेंगे क्या फालतू बात करते हो, यही कानून से तो धीरू भाई अंबानी इतना अच्छा हुआ है, तुमको क्या प्रॉब्लम है? यही कानून से टाटा बिरला अगर इतना अच्छा हुआ है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तो ये तब होगा जब आपके प्रति सद्भावना न्यूनतम होगी समाज में। अब यहां सद्भावना तो बहुत दूर की बात है, अभी परिचय नहीं है हमारा। सद्भावना तो तब होती है जब आपका किसी से कोई परिचय हो। अभी तो हमारा परिचय नहीं है। अगर इसको थोड़ी देर के लिए आप राजीव दीक्षित को माइनस कर दीजिए, फिर बताइए कि आपका कितना परिचय है लोगों के साथ, या आजादी बचाओ आंदोलन का आपने कितना परिचय कराया है लोगों से, कितना जानते हैं लोग? अभी भी राजीव दीक्षित माने आजादी बचाओ आंदोलन जानते हैं, आजादी बचाओ आंदोलन माने राजीव दीक्षित नहीं जानते। आप साधारण ट्रेन में कभी सफर करते होंगे, पूछना आजादी बचाओ आंदोलन क्या है तो वो सोचे, और उसको पूछो राजीव दीक्षित, हाँ अच्छा राजीव दीक्षित है। तो वो राजीव दीक्षित को ज्यादा जानते हैं, आंदोलन को कम जानते हैं। अभी परिस्थिति है, तो हमारा तो परिचय नहीं है ठीक से अभी लोगों से, और अगर परिचय नहीं है तो सद्भावना पैदा होने की बात तो बहुत दूर की है। और जब सद्भावना हो जाए तो आप कोई लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं, इस उम्मीद से कि भाई सद्भावना तो है लोगों के मन में हमारे प्रति, भले वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं लड़ सकते क्योंकि उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। वो सद्भावना जब तक नहीं है, आपके प्रति परिचय नहीं है आपका लोगों के प्रति, तब तक ऐसा कोई बड़ा कदम उठाना वो एक अच्छे नेता का काम नहीं होता। जो सेनापति होता है ना, उसका मुख्य काम यही होता है कि परिस्थिति का आकलन करके युद्ध की घोषणा करे। अगर आपने परिस्थिति का आकलन ठीक से नहीं किया है और आपने कूद गए हैं तो वही होगा जो 1857 में हुआ है। 1857 में बिना तैयारी के हमारे देश में ये जो सब शुरू हो गया, उसके दो दुष्परिणाम निकले। एक तो अंग्रेजों को क्रैश करने का मौका मिल गया, दूसरा 90 साल हमको सतत लड़ना पड़ा और 50 लाख लोगों की कुर्बानी। अगर वही काम परिस्थिति की तैयारी और समझ के साथ किया होता तो 1857 से 3 साल के अंदर आजादी आ जाती, 1860 में आ जाती। वो हुआ क्या कि अति उत्साह में कुछ लोगों ने मई के महीने में कहीं शुरू कर दिया, कहीं जून में हो गया, कहीं कहीं सितंबर में हो गया, कहीं नवंबर में हो गया। बहुत ही अनऑर्गेनाइज लेवल पे सब चला और वही थोड़ा ऑर्गेनाइज हुआ 1942 में, हालांकि ज्यादा ऑर्गेनाइज तब भी नहीं हुआ था। परिणाम आ गया उसका। वो जितने लोग 1857 में मर गए उतने 1942 में नहीं मरे। 1942 में तो अंग्रेजों की हालत खराब हो गई थी गिरफ्तार करने में, लेकिन 1857 में क्रैश करने में भी उनको कोई तकलीफ नहीं थी क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कमजोर था। क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है तो ऊपर वाले को क्रैश करने के लिए रास्ता मिलता है। तो अभी तो हम में शक्ति आ जाए, सबसे बड़ी बात तो हमारी अपनी शक्ति की है। हम में अपनी शक्ति आ जाए, थोड़ा आत्मविश्वास आ जाए, हमारा थोड़ा परिचय समाज से हो जाए, समाज के मन में हमारे प्रति सद्भावना हो जाए, तो ऐसे काम करने के लिए हम बिल्कुल फिट होंगे। और अगर ये तैयारी किए बिना जाएंगे तो उसमें यही होने वाला है। देखिए मैं आपको बताऊं, बेली भाई जो बात करते हैं ना
ये जो वैट का है, वैट का मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको। हम लोगों ने बंबई में बड़ा विरोध किया, कई जगह मैंने जाके लोगों को प्रयास किया, और बंबई में बड़ा एक सफल काम हुआ कि 25-26 संगठन व्यापारियों के बन गए। अब वो संगठन ने मुझे वायदा किया था, आप जो कहेंगे हम करेंगे, आप जो कहेंगे हम करेंगे, आप आज बोलेंगे तो हम सब घर छोड़ के रात को 12 बजे सड़क पे। 3 दिन बाद मैंने उनसे कहा कि परसों से जेल भरो शुरू करना है। तो वहां 3 कार्यकर्ता थे, एक सुशील अजमेरा, एक राजू भाई बोरीवली के, और एक और कोई थे। और उससे 15 दिन पहले उन्हीं व्यापारी संगठनों की बंबई के आजाद मैदान में मैंने सभा संबोधित किया। 30,000 थे। 30,000 की सभा में हाथ उठा के उन्होंने कहा, आप जेल जाने के लिए कहेंगे जेल चले जाएंगे, आप जो कहेंगे करेंगे। और 1 हफ्ते के बाद मैं कह रहा हूं कि बस परसों से जेल भरो शुरू करना है, तो मैंने हमारे कार्यकर्ताओं को कहा कि आप आगे रहेंगे, बाकी सब पीछे रहेंगे। तो अपने 3 कार्यकर्ता थे, वो 30,000 में से एक भी नहीं था। जिनको तकलीफ है वही लड़ने को तैयार नहीं। परेशानी तो ये है ना, वैट का मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, ना मेरा कोई उद्योग है, ना मेरा कोई इंडस्ट्री है, ना मेरा कोई बैंक अकाउंट है, ना कोई प्रॉपर्टी। मुझे वैट से कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिनको सबसे बड़ी तकलीफ इससे है, अगर वो लड़ने को तैयार नहीं है तो लड़ाई पूरी फेल है। ये जो गांधी जी कर रहे हैं वो क्या कोशिश, वो यही कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा प्रश्न है, तुमको खड़ा होना है। गांधी जी का प्रश्न नहीं है, प्रश्न हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों। तो ये जो 34,000 कानून है वो सिर्फ हमारा प्रश्न नहीं है, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का प्रश्न है। अगर उनमें ताकत नहीं बनती तो आप लड़ेंगे किसके लिए? किसके लिए लड़ेंगे? जो विक्टिम है, अगर वो ताकत के साथ नहीं खड़ा होता लड़ाई के लिए, जो डूब रहा है वही अगर हाथ पैर नहीं चलाता बचने के लिए, आप कैसे बचाएंगे उसको? परेशानी हमारे देश में उन लोगों के साथ है जिनको ये सबसे ज्यादा तकलीफें हैं, उन्हीं को लड़ाई लड़ने की ताकत इस समय सबसे कम है। और जिनको तकलीफें सबसे कम है उनको लड़ाई लड़ने की ताकत बहुत है, लेकिन हमारी उनके साथ कोई वार्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई संवाद नहीं है। या तो जिनको सबसे कम तकलीफ है लेकिन लड़ने की ताकत जिनमें है उनके साथ हम दोस्ती कर लें। वो लोग कौन हैं? रिक्शा चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, खेती करने वाले, साधारण काम करने वाले, कारीगरी का काम करने वाले, जिनकी कहानी कल शर्मा जी, इनमें ताकत बहुत है। इनको सरकार की भी परवाह नहीं है, क्योंकि सरकार की दी हुई रोटी वो खाते वाते नहीं है, वो अपना बनाते हैं, खाते हैं। इनकी ताकत सबसे ज्यादा है, ये लड़ भी सकते हैं, इनमें हिम्मत भी है, बहादुरी भी है। हमारा उनसे परिचय नहीं है, हमारा उनसे परिचय नहीं है। और जिनमें सबसे कम ताकत है उनसे हमारा परिचय है, और वो सड़क पे आने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं आप लड़ लीजिए, आप बोलिए हम 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके दे देंगे। मैंने कहा 1 करोड़ रुपए से लड़ाई होती है क्या? ये वैट के खिलाफ लड़ने वाले बंबई के सब व्यापारियों ने कहा आप 1 करोड़ बोल दीजिए, 10 करोड़ बोल दीजिए, हम दे देंगे। मैंने कहा उससे क्या होता है? 10 करोड़ रुपए लेके कार्यकर्ता बनते हैं क्या? आप आइए सामने, मेरे साथ चलिए जेल में, मैं भी चलूंगा, आप भी चलिए। ये छोड़ दीजिए कि 15 दिन धंधा नहीं चलेगा, महीने भर नहीं चलेगा, बीवी क्या खाएगी, बच्चे क्या खाएंगे, उसमें तकलीफ है। तो मन में कमजोरी है। अब वो कमजोरी जब तक दूर नहीं होती तब तक लड़ाई कैसे हो? तो हम तो कुछ ऐसा करें कि पहले कमजोरी दूर हो जाए, और अगर वो कमजोरी दूर हो जाए तो अच्छा, नहीं होती तो ऐसे लोगों को साथ में लाएं जिनके मन में बहादुरी है। ये 2 रास्ते हैं। या तो जो वर्ग हमारे देश में इस काम से सबसे ज्यादा पीड़ित है, ये कानूनों से सबसे ज्यादा पीड़ित है, व्यापार करने वाला, उद्योग चलाने वाला, धंधा करने वाला वर्ग, उसके मन से कमजोरी निकालना है। दूसरा रास्ता कि हमारे भारत देश में जो ताकतवर लोग हैं उनको अपने साथ में ले लें, उनसे अपनी दोस्ती बढ़ा लें, तो लड़ाई आप लड़ सकते हैं। तीसरा कोई विकल्प नहीं है आपके पास। माने फिलहाल जो आजादी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता हैं उनकी ताकत से तो एक जिले की सरकार भी नहीं बदली जा सकती। हमें अपनी हैसियत, अपनी स्टेटस हमें मालूम रहनी चाहिए। इसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है कि हमारी ताकत आज इतनी नहीं है कि हम एक जिले की सरकार भी बदल सकें, लेकिन हमारी वास्तविकता हमें ध्यान रखनी चाहिए। अभी सिर्फ इतना ही हुआ है पिछले 2-3-4 साल में कि कुछ लोगों को ये जानकारी हुई है कि आजादी बचाओ आंदोलन जैसा कुछ हो रहा, वो भी कुछ लोगों को, शायद 1-8 करोड़ लोगों को ये जानकारी हो गई होगी, वो भी पिछले 3-4-5 साल में।
उसमें से कुछ लोग कार्यकर्ता बन गए हैं, कुछ सहयोगी बन गए हैं, कुछ समर्थक बन गए हैं। इस तरह की कैटेगरी में हैं 3 लोग। अब ये थोड़ा ज्यादा लोगों को जानकारी हो जाए, 10 करोड़ को हो जाए, 15 करोड़ को हो जाए, तो शायद ज्यादा लोग आ जाएंगे, सहयोगी भी होंगे, समर्थक। आप समझ लो भारत सरकार के पास 3.5 से 4 करोड़ लोग हैं आपको क्रैश करने के लिए। उसमें आर्मी भी है, पुलिस भी है, जेल भी है, जेल के ऑफिसर्स भी हैं, उनके सेक्रेटरीज हैं, उनके सारे सेक्रेटरीज के नीचे काम, लगभग 3.5 से 4 करोड़ लोग हैं सरकार के पास। तो आपके पास कम से कम 2.5-3 करोड़ तो हों। तो 19-20 का भी होगा तो हो सकता है कि थोड़ा लोगों में हमारे प्रति सद्भावना होगी और इधर लोग भले कम होंगे लेकिन शायद लड़ाई जीत लेंगे। हारी हुई लड़ाई के लिए प्रयोग करना वो मुझे कुछ अभी पड़ता नहीं है, समझ में नहीं आता, क्योंकि पिछले 50 साल में कई लोगों ने ये हारी हुई लड़ाई लड़ी है और उसका दुष्परिणाम हम सबने देखा है। एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम हमने जयप्रकाश जी के आंदोलन में देखा है। वो एक हारी हुई लड़ाई थी और इतनी खराब स्थिति हो गई है कि अब लोगों ने आंदोलन पे विश्वास करना बंद कर दिया है। वो कहते हैं जब जेपी नहीं कर सके तो आप क्या कर लेंगे। और जेपी क्यों नहीं कर सके? जेपी यही इसलिए नहीं कर सके कि जल्दबाजी कर गए थोड़ी। लोगों की ताकत खड़ा होना शुरू हुई थी, उसके पहले वो कूद गए और थोड़ा इंदिरा गांधी से पर्सनल वो हो गया। अब ऐसी लड़ाई में पर्सनल का कुछ मतलब नहीं होता। लड़ाई सिद्धांत की थी लेकिन व्यक्तिगत बना दिया। इंदिरा गांधी ने चैलेंज कर दिया, उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। इंदिरा गांधी यही चाहती थी कि ये मेरे चैलेंज को स्वीकार करें, इस ट्रैप में फंसे, फिर इनको तोड़ना आसान हो जाएगा। तोड़ दिया उसने। 2-2.5 साल भी सरकार नहीं चला पाए वो सब लोग जो संपूर्ण क्रांति की बात करते थे इस देश में, या पूरे देश की व्यवस्था परिवर्तन की बात करते थे। अच्छे लोग थे। उनमें से एक जॉर्ज फर्नांडीज हैं जो अभी रक्षा मंत्री बन के बैठे हैं, एक लालू प्रसाद यादव हैं जो बिहार में हैं आपकी आंखों के सामने। इसी तरह का प्रयास विनोबा जी ने किया था। लैंड रेवेन्यू एक्ट के ही प्रश्न को लेकर वो सब शुरू हुआ था, लेकिन उसका क्या हश्र है वो आपकी आंखों के सामने है। पवनार आश्रम में जाके कभी भी वस्तु स्थिति से परिचित हो सकते हैं। आज तो स्थिति ये है कि भूदान में जो जमीन आई थी उस पर लोग कब्जा करके बैठे हैं और उसको बेचने का काम, उस पर कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बनाने का काम पूरे देश में हो रहा है, जो जमीन ली गई थी कभी किसी बड़े काम। तो अगर ऐसा ही एक फेलियर एक्सरसाइज करना है जैसा 50 साल में हुआ है तो जरूर कर सकते हैं। मेरा मन ऐसा कहता है कि जो गलतियां इन लोगों ने की हैं कम से कम हम उससे सीख लें। इन लोगों की गलतियां सबसे बड़ी यही थी कि पूरी तैयारी के बिना कूद गए और उसका रिजल्ट वही निकलना था, क्योंकि सरकार की ताकत आपसे बड़ी थी और आपसे बड़ी ताकत जब तक उनकी रहेगी तब तक आप उनको चुनौती देंगे तो हास्यास्पद ही होगा। आप उनके बराबर की ताकत ले आइए तो आप कर सके। मैं कई बार ऐसा मानता हूं कि एक राज्य में भी कुछ हम लड़ने की ताकत खड़ी कर लें ना, एक राज्य में भी, तो फिर हवा बन जाती है, फिर ताकत आ जाती है। लेकिन अगर आपके पास एक जिले के बराबर की भी ताकत ना हो तब इस समय ऐसी किसी लड़ाई की तैयारी और उसमें कूद जाना वो शायद उतना अनुभव से हम यही सीख सकते हैं, जो दूसरों के अनुभव हैं उससे यही सीख सकते हैं। तो अभी हम क्या करें? अभी सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में ये जरूर करें कि ये जो कानून हैं गलत हैं, खराब हैं, हमारे गुलाम हैं। इन कानूनों के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें, थोड़ा उनका परिचय कराएं, इससे हमारे बारे में उनके बारे में एक दूसरे से परिचय हो जाए, थोड़ा हमारा उनका संबंध बन जाए, थोड़े धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ना शुरू हो जाए, ताकत थोड़ी आ जाए लोगों में, इतनी ताकत तो आई जाए कि कल को सरकार क्रैश करे तो हम हमारी व्यवस्था चला सकें। क्योंकि सरकार वहां वहां पकड़ेगी जहां जहां आप कानून से दबे हुए हैं, तो उतनी स्थिति आप ऐसी बना सकें कि भाई कानून का भले कुछ हो जाए, लेकिन अभी नहीं तो क्या होगा। इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी ने, ज्यादातर लोग माफी मांग के बाहर आ गए उसमें। हमको तो ये नहीं करना है ना। इमरजेंसी लगी, अधिकांश लोग लिखित माफी मांग के बाहर आए उसमें से। तो आपके खिलाफ भी ऐसा होगा तो फिर आप जो है लिखित माफी मांगेंगे तो मैं जेल में अपना सिर पीटूंगा कि किन के दम पे मैंने ये कर लिया। तो वो तो नहीं करना है ना। तो अगर इमरजेंसी भी लग जाए, सरकार क्रैश करने पे उतर जाए, फिर भी हम टिके रहें 5 साल 7 साल 10 साल, तो विजय हो जाएगी, उसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन हमारी अपनी सीमाएं हैं, हमारी अपनी परेशानियां हैं, वो सब देखते हुए मैं ये कहता हूं। तो मैं बार बार जो आपसे कहना रहा हूं वो यही कि थोड़ा हम ऐसे लोगों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा लें जिनमें लड़ने की ताकत है। लड़ने की ताकत किसमें है मैं बता देता हूं। किसान, इस देश का मजदूर, इस देश के कारीगर,
इस देश के साधारण लोग जिनको हम अनपढ़ गंवार कह के रिजेक्ट करते हैं, इनमें ताकत है लड़ने की। और ये सरकार से बहुत दूर है, अलग भी है। ये जो ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग है, व्यापारी है, उद्योगपति है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर्स, इनकी ताकत तो नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से ही टूटे हुए हैं। आधे से ज्यादा तो बिल्कुल सरेंडर किए हुए लोग हैं। छोटी भी असुविधा हो जाए तो परेशानी होना शुरू हो जाती है, थोड़ा मच्छर लगे तो तकलीफ हो जाती है, बिजली चली जाए तो तकलीफ हो जाती है। बंबई में तो क्या हो जाता है, थोड़ा 5 मिनट बिजली गई तो मारामारी हो जाती है स्टेशन पे। इनके दम से तो नहीं हो सकता। जो 5 मिनट की बिजली चले जाने की तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो जेल की तकलीफों को कैसे बर्दाश्त करेंगे। एक दिन जेल में रह लेंगे तो अगले ही दिन साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे और जेलर से माफी मांगेंगे, उसका चरण छुएंगे, भाई हमको छोड़ दो, अब जिंदगी में कभी ये नहीं करूंगा। ये हो जाएगा तो फिर हमारे लिए ऑकवर्ड हो जाएगा कि हम तो आपके दम पे करेंगे और तो हमारे पास कोई ताकत नहीं है, आपकी ताकत पे करेंगे, और वो वहां ताकत जाके फिस हो गई टाएं टाएं। तो मेरे लिए तो फिर ये मुश्किल हो जाएगी कि आने वाले समय में कोई दूसरा आदमी किसी दूसरे राजीव दीक्षित पे विश्वास नहीं करेगा, वही हो जाएगा उसमें। तो जरूर ये करना है, ये आप मन में रखिए कि ये करना है, क्योंकि इसके किए बिना छुटकारा नहीं। लेकिन समय की प्रतीक्षा करिए। कई बार समय भी होता है ना, उसका भी कैलकुलेशन किया जाता है। गांधी जी को एक आंदोलन से दूसरे आंदोलन तक जाने में मिनिमम 10 साल लगता था। 1920-21 में असहयोग किया, 1930 में जाके नमक सत्याग्रह किया। अब उनको जैसे 10 साल लग जाता था, आप भी तो जरा 10 साल लगा दीजिए अपना। तो अगर आपने 10 साल लगा दिया तो ये मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। गांधी जी में और आप में बस एक ही है कि उनको वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी जो आपको हैं। उस समय कैसेट्स नहीं होते थे, उस समय सीडीज नहीं होते थे, MP3 नहीं होते थे, माइक नहीं होता था, बैलगाड़ी से जाना होता था, मुंह गला फाड़ के चिल्लाना पड़ता था, मीटिंगें बहुत छोटी होती थी, एक गांव से दूसरे गांव। ये सब उनके साथ, ये हमारे साथ नहीं है। हम चाहे तो रेलगाड़ी से जा सकते हैं, चाहे तो जीप से जा सकते हैं, माइक हमारे पास है, सीडीज हमारे, तो सुविधाएं हमारे पास बहुत हैं। तो बिना सुविधा के अगर उनको 10 साल लगा और तपस्वी आदमी को 10 साल लगा जो अफ्रीका से सब करके आए थे, अगर भारत में कुछ ऐसी खास बात है कि काम यहां तुरंत नहीं होता, जल्दी नहीं होता, धीरे धीरे होता है। इस देश का आदमी बहुत सहनशील है, इसलिए समय लगता है उसको। ये 10-12 साल के अनुभव से मुझे समझ में आया कि इस देश के आदमी को किसी चीज की जल्दी नहीं है, बिल्कुल जल्दी नहीं है। इस देश का बिल्कुल जल्दी नहीं है, क्योंकि मान्यता वैसी है ना कि अगला जन्म भी तो पड़ा है कुछ करने के लिए, सब यही जन्म में थोड़ी करना है, अगले जन्म में भी करना है। तो चूंकि जल्दी नहीं है, अब यूरोप में ऐसा नहीं होता, यूरोप में बिल्कुल उल्टा होता है। वहां हर आदमी को जल्दी है, क्योंकि जीवन एक ही है, इसी जीवन में सब करना है, तो जल्दी है। हमको जल्दी नहीं है। अब चूंकि ये जल्दी नहीं है सामान्य आदमी के मन में, तो वो अपनी ही स्पीड से चलेगा। आप उसको कितना भी डंडा मारोगे, फटकारोगे, वो नहीं करने वाला। अच्छा, आदमी की तो छोड़ दो, हमारे कार्यकर्ताओं की बात करता हूं, कितना धीमे धीमे काम करते हैं वो मैं जानता हूं। कितना धीमे धीमे हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, जिनके मन में कुछ करने की ललक है, उनको मैं जानता हूं। तो एक बाहर वाले आदमी की मैं क्या बात करूं। तो जब हमारी स्पीड इतनी धीमी है काम करने की, तो बाहर वाले की तो हमसे भी धीमी होने वाली है। हम थोड़ी समझ वाले लोग हैं, जब इतनी धीमी गति से चलते हैं, काम करते हैं, तो बाहर वाले और भी ज्यादा धीमी गति से चले। तो चूंकि गति हमारी धीमी है काम करने की, तो उसमें इमीडिएट एक्शन संभव नहीं है। जब आप बहुत फास्ट हैं तो एक्शन बहुत फास्ट हो सकते हैं, स्पीड आपकी स्लो है तो एक्शन भी स्लो होने वाले। तो अच्छा हुआ बेलजी भाई ने ये विषय उठाया, हमारे दिमाग में ये बैठे हम इस पे बात करें, चिंतन करें, और बात यहां से शुरू करें कि साधारण आदमी से बात करें। देखो ये कानून, इससे इतनी हैरानी, इससे इतनी परेशानी। हाँ, बहुत परेशानी है, चलो कुछ करेंगे मिलके। हाँ, करेंगे। तो जैसे जैसे ये करेंगे मिलके करने वाले लोग इकट्ठे होते जाएंगे, ताकत आपकी बड़ी हो जाएगी। और जैसे ही आपकी ताकत इतनी, मैं तो इतने के लिए भी तैयार हूं, एक राज्य में हिट करने की भी ताकत हो गई तो हम कर देंगे, देश की चिंता नहीं करेंगे। एक राज्य में भी अगर हो गया, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तो हम कर देंगे। लेकिन इतना तो होना चाहिए कि एक राज्य के लिए, एक राज्य की सरकार की जितनी ताकत है, उतनी ताकत यदि हमारे पास है तो उतने में भी हम कर देंगे।
हम ये उम्मीद नहीं करेंगे कि पूरे देश में हो जाए, लेकिन एक राज्य में तो हो जाए। एक राज्य से मतलब कि उस राज्य के सभी गांव में कम से कम आपका एक सहयोगी